मेरी सिप मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को डिस्कस करते हैं, उन्हें और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते हैं। वैसे क्या आपको लग रहा है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है? कहीं ज़रूरत से ज़्यादा स्कीम तो आपने नहीं भर ली है? अंडर परफॉर्म कर रही स्कीम से पैसे रिडीम कर लें या उन्हें चलते रहने दें? और बड़े लंबे समय से आपने पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं बदला है, तो क्या कुछ नई स्कीम ऐड करने का ये सही समय होगा? अगर ये सारे सवाल आपको भी परेशान कर रहे हैं तो आज इन सब का जवाब देने वाले हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपके पोर्टफोलियो को राइट ट्रैक पर लाने में हर्षवर्धन हमारी मदद करने वाले हैं। हर्षवर्धन से हम आज बात करने वाले हैं कि भाई, आपको अगर अपना पोर्टफोलियो लग रहा है कि कहीं उलझ गया है तो इसे कैसे आप बेटर बना सकते हैं। और अगर आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं आप अपने सवाल हमें कैसे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311211874। हमारा ईमेल आईडी है money9query@tv9.com। और इसके अलावा आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है जब हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तो अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, तो इसी सवाल का जवाब हम देते हैं। और आज मेरा फोकस रहने वाला है कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें। ज़्यादा स्कीम्स हो रही हैं क्या? आपने सही निवेश किया है या नहीं? जो लैगार्ड हो रहे हैं स्कीम्स जो आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं पर उनमें रिटर्न नेगेटिव आ रहा है, क्या उनको बदलने का वक्त आ गया है? रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा है मेरे साथ आज इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वेलकम हर्षवर्धन, थैंक यू, आपने मनी9 के लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले लोगों को लगता है ज्यादा स्कीम रखेंगे यानी हम ज्यादा रिटर्न अचीव कर पाएंगे, और इसलिए मेरे पास ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जिसमें 15 स्कीम, 18 स्कीम, 20 स्कीम्स, 23 स्कीम्स ऐसे होती हैं। तो मुझे लगता है ये जो है नंबर ऑफ स्कीम्स पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। और आपको क्या लगता है अगर बहुत ज्यादा स्कीम्स हो तो इसके नुकसान क्या होते हैं? जी हाँ प्रियंका, आपने एकदम सही इस पॉइंट को पकड़ा, क्योंकि जितनी हमारे पास व्यूअर्स क्वेरी आती है सब में हमने देखा है कि बहुत सारी स्कीम्स हो जाती। मान लीजिए अगर किसी ने 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं महीने का, तो उनके पास 6, 7, 8 स्कीम्स हो जाती। कई केसेस में हमने 10 स्कीम्स भी देखी कि 1,000 रुपया एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो पहले प्रियंका, सारे इन्वेस्टर्स को एक चीज समझनी है कि जो मार्केट पूरा है, जो पूरा स्टॉक मार्केट है, वो कैटेगरीज में बांटा गया है, सेगमेंटेशन किया गया है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन 3 कैटेगरीज में आपको सारी कंपनियां डिवाइड हो गई हैं। जो देश की सबसे टॉप 100 कंपनीज हैं वो है लार्ज कैप। जो 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक की कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो होती है मिड कैप। 250 से आगे की जो है वो है स्मॉल कैप। अब पूरी जो पूरा स्टॉक मार्केट है वो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर मान लीजिए आप 2 लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं, तो दोनों अलग अलग फंड हाउसेस के होंगे। एक होगा मान लीजिए निप्पॉन का, एक होगा आईसीआईसीआई, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। अब दोनों स्कीम्स में आपने लार्ज कैप फंड चूज किया है। लार्ज कैप फंड का मैंडेट क्या है कि 80% जो भी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में करना है, 20% वो थोड़ा लीवे होता है कि मिड कैप या दूसरी सेगमेंट्स में जोड़ सकते हैं। अब क्योंकि 100 कंपनियां ही लार्ज कैप की डेफिनेशन में आती हैं, तो आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई और निप्पॉन दोनों का पोर्टफोलियो जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, दोनों की जो अंडरलाइन होल्डिंग है, जो शेयर्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लगभग एक बराबर ही है। तो आपको क्या मिला? आपको जो दो दूसरे फंड हाउसेस के साथ इन्वेस्ट करने में आपको रियल सेंस में जो आप चाह रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन हो, वो नहीं हो रहा है। आपका अंडरलाइन स्टॉक्स जो है वो मोर और लेस एक जैसे होंगे, सिर्फ एलोकेशन अलग होगा। आईसीआईसीआई मान लीजिए आईटीसी में ज्यादा होगा, तो निप्पॉन कोई दूसरी कंपनी में ज्यादा होगा, बस यही फर्क होगा। अब क्योंकि आप 1,000 रुपए 2 स्कीम में लगा रहे हैं, आपको क्या एक्चुअल फायदा मिलने वाला है? कुछ रियल सेंस में फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप मिड कैप में देखते हैं, स्मॉल कैप में देखते हैं, तो एक केस बनता है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आप इन चीजों का ध्यान दें कि अगर आप टोटल में 5 या 6 स्कीम अपनी पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं, मान लीजिए आप 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया महीने का भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5 या 6 स्कीम से ज्यादा आपको पोर्टफोलियो में जरूरत ही नहीं है। आप 1 लाख रुपया एक स्कीम में भी लगाएंगे एसआईपी के रूप में, तो कोई हर्ज नहीं है। अब आते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखें।
तो आप पहले तो डिसाइड करेंगे कि आपका, मान लीजिए मैं खाली इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, आपके पास 100 रुपया निवेश करने के लिए है, उसमें से आपने तय किया है कि 70% इक्विटी में जाएगा, 30 डेट में जाएगा, तो मैं वो 70% की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो जो 70% आप इन्वेस्ट करने वाली हैं, आप ये डिसाइड करें कि वो पैसे आपकी रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे आपको कैसे डिवाइड करने, विच मीन्स कि आप लार्ज कैप में कितना करना चाह रही हैं, उसमें से एलोकेशन कितना, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में, आपको मल्टी कैप स्कीम लेनी है कि आपको कॉन्ट्रा जो वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच है इन्वेस्टिंग का, वैल्यू फंड्स लेने हैं आपको, इंटरनेशनल फंड्स कौन से जोड़ने हैं आपको, इंडेक्स फंड्स लेने हैं कि एक्टिव फंड्स लेने हैं। तो आप पहले ये तय करेंगे कि वो एलोकेशन कैसे होगा। इस अभी तक स्कीम के नाम आए ही नहीं है, ये पूरी कंसिडरेशन आप स्कीम के नाम अभी तक नहीं जोड़ती है। तो आप क्या करेंगे कि आप ये डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए आप डिसाइड कर देंगे 50% मुझे जितना मैं शेयर्स में लगा रही हूँ, इक्विटी में लगा रही हूँ, उसमें से आधा जो है वो मुझे लगाना है लार्ज कैप में। तब आपने क्या किया, आपने तय कर लिया कि 50% आपका जाएगा लार्ज कैप में, बाकी आपका दूसरी कैटेगरीज में जाएगा। तो लार्ज कैप में फिर आप डिसाइड करिए आपको एक्टिव लेना है कि पैसिव लेना है। अगर आप एक्टिव ले रही हैं तो कोई एक स्कीम चूज कर लीजिए, आप पैसिव ले रही हैं तो एक स्कीम चूज कर लीजिए, बस उतना बहुत होता है, आपको इससे ज्यादा फिर और कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह आप हर एक कैटेगरी में एक स्कीम जोड़ेंगे, उतना आपके पोर्टफोलियो काफी है। और 5 से 6 स्कीम अगर लेती हैं तो आपके मार्केट का पूरा अच्छी तरह डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। कोई भी एक स्कीम में आप पैसे लगाती हैं तो वो स्कीम अंडरलाइन कम से कम 30 से 40 कंपनियों में ऐसे भी इन्वेस्ट कर रही है, तो पैसा आपका डिवाइड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आपका सवाल था कितनी स्कीम्स होनी चाहिए, कैसे तय करें, 5 या 6 स्कीम बहुत होती है। तय करने का तरीका मैंने आपको एक मोटा मोटी बता दिया। ओके, सो रिस्क को देखना है आपको, कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं ये देखना है, डाइवर्सिफिकेशन रखना है, मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि आप जब स्कीम्स देखते होंगे अपने, आप इतने सारे लोगों से डील करते हैं, इतने सारे इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं, तो कई बार आपको नजर आती होगी कि कुछ जो है, और अभी जब मार्केट वॉलेटाइल हुए, कई हमारे पास ऐसे लोगों के बहुत ही कंफ्यूज से क्वेश्चंस आने लगे कि अब क्या करूं, पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया है। तो जब भी कोई स्कीम्स अगर अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, जो आपने सोचा था वैसा नहीं दे रही है, या कम रिटर्न दे रही है, या नेगेटिव नजर आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? अंडर परफॉर्मेंस अगर नजर आ रहा है किसी स्कीम में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहिए या फिर उन्हें टाटा बाय बाय कर देना चाहिए? देखिए, दो प्रॉब्लम्स आती है जब हम ये पोर्टफोलियो रिव्यू की बातें कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के बाद में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ओके, सो 2022 के बाद में, मान लीजिए जब कोविड का जब जो रैली मार्केट में आई है 2020-21 के बाद में, उस समय वो रिटर्न्स देखते हुए मार्केट में आए हैं। उन सारे पोर्टफोलियोज को हम एनालाइज करेंगे तो अधिकतम आप देखेंगे कि उसमें स्मॉल कैप फंड्स बहुत सारे हैं। वो इसके लिए है क्योंकि हमने देखा कि स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, मिड कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। तो उस तरीके से इन्वेस्टर्स ने सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए पोर्टफोलियो बनाया और बहुत सारे एलोकेशन जो है वो स्मॉल मिड कैप फंड्स में कर दिए। जब मैं कह रहा हूँ बहुत सारा, मतलब नंबर ऑफ स्कीम्स भी बहुत ज्यादा है और एज ए रेशियो टू द टोटल इन्वेस्टमेंट वो भी बहुत ज्यादा है। तो मान लीजिए आप 100 रुपया इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता चला कि आपका सेक्टर फंड्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, थीमेटिक्स, ये सब जो है वो 70 से 80% उनका एलोकेशन यहाँ पे है और बाकी सब कोई दूसरी स्कीम्स में होगा। तो एक उस तरह की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने जब इन्वेस्ट किया तो आपने मल्टीपल, जो डुप्लीकेशन ऑफ स्कीम्स की बात कर रहा हूं मैं, कि भी आपने स्मॉल कैप में भी किया तो 5 स्कीम हो गई आपने लार्ज कैप में किया तो 3-4 स्कीम्स हैं। तो ये, और तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है वगैरह। तो हम हर एक पहलू को बात करेंगे। तो पहली बात, आप जब अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, आज की तारीख में जब मार्केट गिर गया है मान लीजिए, या वोलेटाइल हो रखा है, काफी जो ओवर वैल्यूड सेगमेंट्स थे उनमें करेक्शंस आया है, तो बहुत सारे मिड एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको लॉस अभी भी दिख रहा है, या ऐसे कई भी हैं जिन्होंने 2020-21 से स्टार्ट किया तो आज की तारीख में प्रॉफिट में है। तो ये अच्छा मौका है आपको एक रिव्यू करने का कि आप क्या वाकई में इस सेगमेंट में रहना चाहते हैं। तो पहला इवैल्यूएशन क्या करना है आपको कि क्या आप जिस सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करें मार्केट के, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, या कोई भी सेक्टर है, थीमेटिक्स है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रहा है, कि क्या आपको उस सेगमेंट में बने रहना है कि नहीं। सो पहले अपना विचार इस चीज पे करिए कि आप उस सेगमेंट में आगे और कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। फिर आप सेकंड इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। सो मान लीजिए आप सोचते हैं कि नहीं, हाँ मुझे मिड कैप में तो बने रहना है, लेकिन ये स्कीम ठीक कर रही है कि नहीं, वो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो आप क्या करेंगे, फिर उस स्कीम को इवैल्यूएट करेंगे कि भाई ये स्कीम अपने बेंचमार्क के साथ कैसा परफॉर्म कर रही है। सो मान लीजिए इनका बेंचमार्क है मिड कैप इंडेक्स फंड। सो मिड कैप इंडेक्स जो है वो गिरा है मान लीजिए 20%।
और आपका जो फंड है वो गिरा है 30%। तो उन्होंने क्या किया है, बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया, विच मीन्स कि मार्केट जब 20% गिरा, आपका परफॉर्मेंस 30% गिरा, तो आप बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें अच्छा परफॉर्मेंस क्या होता है, मार्केट 20% गिरा लेकिन आपका फंड सिर्फ 10% गिरा, तो आपको क्या दिखेगा कि 10% माइनस में है। लेकिन ये देखिए कि जब मार्केट 20% गिरा है, आपका फंड सिर्फ 10% गिरा, तो वो एक्चुअली अच्छा परफॉर्मेंस कहलाता है। तो सिर्फ परफॉर्मेंस को अपना रिटर्न देखते हुए मत करिए, आप देखिए कि बेंचमार्क पूरा इंडेक्स ने क्या परफॉर्म किया है, उसके सामने आपका कितना आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। फिर आप इवेल्युएट करिए कि ये स्कीम बेंचमार्क के साथ में तो मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस की है, लेकिन इसी कैटेगरी के जो बाकी स्कीम्स, मान लीजिए 30 स्कीम्स है इस कैटेगरी में, एवरेज जो है दूसरी स्कीम्स 8% गिरी है और आपकी स्कीम 10% गिरी है, इंडेक्स 20% गिरा है। तो विच मीन्स कि आपके पास आपका जो स्कीम है वो बेंचमार्क से तो अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन बाकी जो फंड हाउसेज हैं उनके उनके मुकाबले में उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो ये इवैल्यूएशन जब आप करेंगी तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि भाई मुझे इस सेगमेंट में रहना है कि नहीं। अगर इस सेगमेंट में रहना है तो मेरी स्कीम ने किस तरह से परफॉर्म किया है, ना कि मुझे -10% दिख रहा है लेकिन मार्केट 20% गिरा तो क्या मेरा स्कीम 10% गिरा, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो इवैल्यूएशन आप उस बेसिस पे करेंगे। जब इसका एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा कि भाई आपको करना क्या है, फिर आप डिसीजन लेते हैं कि कौन सी स्कीम मुझे रखनी नहीं रखनी। जब आप डिसाइड करते हैं कि XYZ स्कीम आपको नहीं रखनी है, तो मेरा सुझाव ये रहता है कि आप तुरंत उसे बेच दें। अब इसके बीच में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, लोगों को किस तरह के दुविधा अपने मन में आती है। एक होता है कि मैंने जो पिछले 1 साल में इन्वेस्ट किया, मैं अभी अगर निकालूंगा तो 1% या जो भी एग्जिट लोड लगेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जब आप कोई ऐसी स्कीम में हैं और आपने इवैल्यूएशन करने के बाद ये डिसाइड किया है कि मुझे इस स्कीम में नहीं रहना है, तो वो 1% का कॉस्ट सिर्फ बचाने के लिए क्या आप अगले 1 साल तक इस स्कीम में और बने रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो सही डिसीजन होगा। तो जब आपने अच्छी खासी रिसर्च की, एनालिसिस किया और फिर इस नतीजे पे आए हैं कि आपको इस स्कीम में नहीं रहना है, तो ना ही आप उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स का इंपैक्ट देखिए, ना ही उसमें आप एग्जिट लोड या किसका इंपैक्ट देखें। आप डिसीजन ले लें और यहां से फ्रेश स्टार्ट करते हुए आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के शुरू करें। अगर कोई स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है तो उसे आप सिर्फ एग्जिट लोड बचाने के लिए और कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसको आपको लॉसेस को कट करना होगा, जो भी कॉस्ट है वो इनकर करना पड़ेगा और गेट इनटू अ न्यू स्कीम। तो ये ब्रॉडली एक तरीका होगा, एक माइंडसेट चेंज करने की बात होगी। जितना आपका कॉस्ट लग रहा है, अच्छी स्कीम में जब स्विच करते हैं तो उसमें जो गेन्स होगा आपका सारा कॉस्ट रिकवर हो सकता है। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर हम ध्यान में रखें, बिना इमोशनल अटैचमेंट या बिना बायसेस के अगर हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, तो हम एक रैशनल डिसीजन ले पाएंगे जिससे हमें आगे जाते हुए हमारा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, सो इवैल्यूएट करना है और अलग अलग पैरामीटर्स में इवैल्यूएट करके देखना है, और आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पर आपके पैसे नहीं बन रहे हैं और आपको निकलना है तो आपको बिल्कुल वो एक हार्ड डिसीजन ले लेना होगा, तब आप वो कॉस्ट और ये सब नहीं देखिएगा। ऑल राइट, तो हर्ष अब हम बढ़ते हैं अपने पोर्टफोलियोज की तरफ, क्योंकि सवाल बहुत आ जाते हैं और एंड में बहुत रश करने लगती हूँ इसीलिए। सो आज मेरे साथ सबसे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गणेश इनका नाम है। गणेश जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम जी, कहाँ से बोल रहे हैं गणेश जी? स्वागत है मानी 9 पर। इंदौर से, MP। अच्छा, इंदौर से जुड़े हुए, क्या करते हैं आप? मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ। ठीक है, तो क्या जानना चाहते हैं? मैं चाहूंगी हम अगर आपका पोर्टफोलियो भी दिखा सकते हैं स्क्रीन पर तो, और आप तब तक अपना सवाल बताइए, क्या आपको पूछना है गणेश जी? ये मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करके चाहिए, और मैंने क्या आगे 10 साल में मुझे 1 करोड़ का टारगेट मैंने रखा है। ओके, तो 10 साल में इस बार 1 करोड़, तो आपका पोर्टफोलियो एक बार मैं रीड आउट कर लेती हूँ। आप अभी निवेश कर रहे हैं 37,000 रुपए का। आदित्य बिरला सन लाइफ का आपने फ्लेक्सी कैप लिया है 4,000 की सिप, कोटक का स्मॉल कैप 4,000 की सिप जी, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप 4,000 की सिप, SBI मैग्नम मिड कैप 4,000 की सिप, इसके अलावा HSBC स्मॉल कैप 4,000 की सिप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 5,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 4,000 की सिप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में भी आपकी 4,000 की सिप जा रही है, क्वांट स्मॉल कैप में 2,000 की सिप, आई थिंक ये 9th या 10th स्कीम है, और महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप इसमें 2,002 रुपए की सिप जारी है, बंधन का भी स्मॉल कैप जिसमें आपने लमसम जो है वो निवेश किया है, और करंट जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है वो हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। ओके, सो बताइए गणेश जी, आप ने कितनी स्कीम्स हैं? मुझे लग रहा है 9-10 स्कीम्स हैं आपकी, राइट? एक लमसम 11 स्कीम्स हैं। राइट।
ओके, 11 स्कीम्स हैं। आपने कब निवेश शुरू किया है? ये हो गए करीब 2 साल। 2 साल हो गए हैं, तो 10 साल अभी और निवेश करेंगे, राइट? ये 2 साल जो गए प्लस 10 ईयर्स, 12 ईयर्स इंटायरली। यस। ओके, और आप और कोई स्पेसिफिक सवाल जो आप हर्ष जी से पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरा सिर्फ यही है कि ये करंट पोर्टफोलियो से अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ आफ्टर 10 to 12 ईयर्स, तो इज इट मतलब पॉसिबल है कि आई कैन क्रॉस दी 1 करोड़ समथिंग? ओके, सो 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचना है। हर्ष, क्या कहेंगे आप गणेश सकपाल के पोर्टफोलियो पर? आपका क्या कमेंट है? सो प्रियंका, मैं जब आप स्कीम के नाम रीड आउट कर रही थे, पहले मैंने बहुत एम्बिशियसली कोशिश की कि मैं स्कीम के नाम नोट डाउन करते रहूं, लेकिन जब ये स्कीम 5 और 6 नाम के ऊपर चली गई, मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि 10 स्कीम अगर एसआईपी कर रहे हैं। सो गणेश जी, आप भी अभी तक जो हमारा इंट्रोडक्टरी जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था, वो आप समझ गए होंगे कि आप अगर 37,000 रुपया भी अगर महीने का निवेश कर रहे हैं, तो 10 स्कीम आपको पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। बाकी जितना मैं समझ सका हूं कि आपके पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से 4 या 5 तो स्मॉल कैप फंड्स हैं। सो अभी हमने उस टॉपिक पे ऑलरेडी बातें, मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं कि आप बहुत डुप्लीकेशन मोड में हैं। आपका एलोकेशन मेरे हिसाब से 50% के ऊपर स्मॉल कैप्स में है, बाकी आपका एक फ्लेक्सी कैप फंड है और बाकी आपके मिड एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं। सो वेल, पहली बात, अगर आप इसे कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी पर अपनाइए। 37,000 रुपीज आपके हैं, आप ये डिसाइड करिए कि आप मैक्सिमम 4 स्कीम्स रखेंगे और हर एक स्कीम में 10,000 रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे। तो एक स्कीम में आपके पास 7,000 होगा, बाकी 3 स्कीम में आपके 10,000 रुपए होंगे। जो कैटेगरीज आप चूज कर सकते हैं, आप अगर स्मॉल कैप बहुत प्रिफर करते हैं या आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है उसमें, तो स्मॉल कैप फंड एक रखिएगा, एक फ्लेक्सी कैप रखिए और एक आप लार्ज एंड मिड कैप रख लीजिए। आई थिंक आपका पोर्टफोलियो काफी है, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप और एक स्मॉल कैप। तो इसमें स्मॉल कैप इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि आपकी इतनी सारा एलोकेशन स्मॉल कैप में, तो समझ रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट होगा स्मॉल कैप में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बताऊंगा कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही अच्छा फंड है। उसने मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में दिखाया आउट परफॉर्मेंस, और वेरी इंटरेस्टिंगली अब जब मार्केट गिरा है उस समय भी उन्होंने बहुत अच्छा कंटेन किया डाउन साइड को। तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। आपको मैंने सजेस्ट किया एक लार्ज एंड मिड कैप, आपके पास एक टाटा लार्ज एंड मिड कैप ऑलरेडी है, आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक प्योर मिड कैप फंड में रख सकते हैं, जो आपके पास एसबीआई मिड कैप फंड है। सो ऑप्शन आपको, जैसे मैंने बताया पहला, कि एक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप आ गया, लार्ज एंड मिड कैप या तो मिड कैप, उसमें टाटा लार्ज एंड मिड कैप या एसबीआई मिड कैप फंड, दोनों में से एक रख लीजिए। स्मॉल कैप आपको इंटरेस्ट है रखने के लिए तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बस आई थिंक ये जो स्कीम्स हैं इससे आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको और कोई भी अपने पोर्टफोलियो में स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब बाकी स्कीम्स का क्या करें, मैंने ऑलरेडी पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया कि आप ये सारी स्कीम से रिडीम करें और इस तरह से 4 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में लेते हुए आगे बढ़े। आपके लिए बहुत पीस ऑफ माइंड रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके लिए आराम होगा कि आगे जाके कभी भी कोई बैंक डिटेल्स अपडेट करनी, नॉमिनीज करने अपडेशन, या आपके नॉमिनी को कभी भी क्लेम करना है, तो ये सिर्फ 4 फंड हाउसेस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ना कि 10 फंड हाउसेस के साथ। ओके, सो बिल्कुल आपको एक अपने पोर्टफोलियो को वेट लॉस पर डालना है, ठीक है? 11 से सीधा उसको 5 से 6 स्कीम मैक्सिमम। कौन सी वो स्कीम हो सकती है डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से हर्ष ने आपको सजेस्ट किया। गणेश जी, बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट। वैसे हर्ष, अगर वो 37,000 की निवेश कर रहे हैं और वो 10 साल में 2 साल ऑलरेडी हो गए पहुंचना, 1 करोड़ जोड़ना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल होगा इस पोर्टफोलियो के साथ जो आपने उन्हें सजेस्ट किया है? तो वेल, अगर मैं प्योरली 10 साल का टाइम होराइजन लूं और 12% से एस्टिमेट करूं कि अगर रिटर्न मिले, जो 12% भी क्यों, ये एंफी की गाइडलाइंस है, बहुत क्लियरली कहती हुई कि जब आप कोई भी एस्टिमेशन करते हैं फ्यूचर का, प्योर इक्विटी फंड से आप 12% का अनुमान लगा सकते हैं, तो वो करीबन 85 लाख के आसपास आता है। तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बेशक बढ़ाना होगा अगर इन्हें 1 करोड़ का टारगेट टच करना है, नहीं तो आई थिंक 85 लाख तक तो ये 12% के अनुमान से पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आसिफ जी का, जो हमें यूट्यूब पर लाइव आया है। ठीक है, सो आसिफ खान कह रहे हैं कि इनके पास है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप,
डीएसपी का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इन ऑल ये 10,000 की सिप कर रहे हैं और इन्होंने किसी में 2,000, किसी में 1,000, किसी में 2,500 डाला है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, डीएसपी का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप। 15 साल का नजरिया है। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है आसिफ जी का? सर टोटल अमाउंट अगर 10,000 रुपए है ना, तो मेरे हिसाब से 2 स्कीम बहुत होती, इन्हें उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ओके। तो अगर इन्हें मार्केट की पूरा एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि इनके पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, लार्ज कैप है, तो मेरे हिसाब से एक ये मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में अगर जोड़ लें तो इन्हें लार्ज, मिड एंड स्मॉल ऐसे ही आ जाएगा। माइक्रो कैप मुझे नहीं लगता कि इन्हें इनकी प्रोफाइल को समझते हुए, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ये माइक्रो कैप से अवॉइड करें, बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल तक की अगर नियमित रखें तो ठीक होगा। नाउ स्कीम्स जो ये पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, एक ऑप्शन इनके पास है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बस इन 2 स्कीम्स में रखें और चाहे तो एक स्मॉल कैप जोड़ लें। तो 3 स्कीम होगी 10,000 रुपए के लिए। या तो एक ये मल्टी कैप फंड ले लें जो लार्ज, मिड, स्मॉल सब में इन्वेस्ट करता है, पूरा 10,000 उसमें लगा दें। तो सिंपल रखें पोर्टफोलियो को, मार्केट में एक्सपोजर चाहिए, आपको मिल रहा है। सो ऑप्शन 1 में फिर से दोहरा रहा हूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड निपॉन स्मॉल कैप। तो इनके पास फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो मोर और लेस इनका लार्ज कैप में एलोकेशन है। तो आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप के रूप में समझ लीजिए, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल का आ गया और निपॉन स्मॉल कैप हो गया। तो इन तीनों स्कीम्स में ये अपना 10,000 रुपए डिवाइड करके लगाते हैं। सो 4,000 पराग पारिक में लगा, बाकी 3,000 मिड एंड स्मॉल कैप में लगा दें। अगर और कंसोलिडेट करना चाहें, जो मुझे लगता नहीं कि वो करना चाहेंगे, क्योंकि अभी जितनी स्कीम है उसके सामने अगर एक ही स्कीम बोलूं तो शायद ये कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर एक मल्टी कैप लें तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप। तो बस आई थिंक इनका पोर्टफोलियो काफी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो आसिफ जी प्लीज ध्यान रखिएगा। अब आपको बहुत ही जो है डिटेल में बताया है हर्ष ने, आप वैसा अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। अब बात करते हैं, मेरे साथ डीआर कांगुले जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मिस्टर कांगुले नमस्ते, स्वागत है मनी 9 पर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कांगुले जी से हमारी बात अच्छा फोन लाइन कट गया है। मैं इनका पोर्टफोलियो लेना शुरू करती हूँ, शायद फिर से ये रिकनेक्ट हो जाए। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ये निवेश है, 25 साल तक का निवेश है, 10,000 की सिप कर रहे हैं और मंथली 10% से इसे इंक्रीज भी करेंगे। कैनरा रोबेको के स्मॉल कैप में 1,300 रुपये डाल रहे हैं, निपॉन इंडिया की निफ्टी 500 मोमेंटम में 1,000 रुपये की सिप कर रहे हैं। इसके साथ मोतीलाल ओसवाल का भी एक मिड कैप इनके पास है जिसमें 700 रुपये की सिप जारी है। बैंक ऑफ इंडिया के मिड एंड स्मॉल कैप में भी इनका निवेश जा रहा है करीब 2,000 रुपये। कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 2,000 रुपये, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपये। 25 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। आपको कैसा लग रहा है कांगुले जी का ये निवेश? 10,000 रुपए हैं और मल्टीपल स्कीम्स इन्होंने ले रखी है। ओके, कांगुले जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हर्ष, मैं एक बार उनसे भी पूछ लेती हूँ। 4, 5, 6 स्कीम्स हैं इनके पास। कांगुले जी नमस्ते, मनी 9 पर स्वागत है सर। नमस्ते मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो 10,000 रुपए की सिप आप कर रहे हैं 6 स्कीम्स में, राइट? हाँ मैडम, हाँ मैडम। कितना पुराना निवेश है? आपने कब करना शुरू किया था? 1 साल हुआ मैडम। 1 साल हुआ, ओके। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं मैडम, प्राइवेट जॉब है। जी क्या? प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट। ओके, तो अब जॉब है। हाँ जी, मैं ना क्लियरली नहीं सुन पा रही हूँ। हाँ, प्राइवेट जॉब है मैडम। प्राइवेट जॉब है, ओके ओके, सॉरी। तो अभी आप किस लिए निवेश कर रहे हैं? क्या टारगेट्स हैं आपके? टारगेट मैडम मेरा 25 साल का है। 25 साल में 4 करोड़ चाहिए। अभी आपकी क्या एज है? मेरा अभी मैडम 32 है। 32? ओके, सो 32 साल गए, 25 साल तक निवेश करेंगे, 5 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना है। हर्ष, आपका व्यू कांगुले जी के पोर्टफोलियो पर क्या है? तो प्रियंका, जो पहले मैं बात करूंगा इनके टारगेट पे, अगर मैं ये स्टेप अप करने की भी इन्होंने बात की कि आज की तारीख में 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टेप अप 10% का एवरी ईयर करेंगे, तो मैं अगर एक बार स्टेप अप का कैलकुलेशन साइड में हटा भी दूं, जो 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं 25 साल तक करेंगे, तो अच्छी बात यह है कि इनका पोर्टफोलियो करीबन 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सो 12% का अनुमान लगाते हैं तो 1.9 करोड़ तक आता है।
तो ये बाकी दर्शकों के लिए भी बताने के लिए है कि पहली बार सुन के ऐसा लगता है कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया बन सकता है क्या। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके पास 25 साल का टाइम होराइजन है, 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बिना स्टेप अप के भी अपने आप में करीबन 2 करोड़ रुपया बन जाएगा। अब क्योंकि ये स्टेप अप भी करने वाले हर साल का 10% से, तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो काफी हद तक आगे बढ़ेगा। तो विच इज 5 करोड़ तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन मोस्ट नेचुरली ये काफी अच्छा इनका कॉर्पस बन सकता है। पोर्टफोलियो पे आते हैं। अगेन सेम रिप्लाई, 10,000 रुपए की एसआईपी के लिए 6 स्कीम की जरूरत नहीं है। मैं 3 स्कीम इन्हें बता दूं जो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। बस अगर ये 3 स्कीम में ही पैसे लगाएं और कहीं नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, तो काफी है। 6 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली मैंने इनके पोर्टफोलियो में से स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप ये सब हटा दिया है। बट आई थिंक हैविंग दिस काइंड ऑफ एन एक्सपोजर, जो मोमेंटम 500, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स वगैरह फंड ले रहे हैं, इसके अंदर इनको अच्छा खासा एक्सपोजर पूरे मार्केट का मिल जाएगा। तो मेरी सलाह 3 स्कीम रखिए। स्टेप अप भी आगे बढ़ाना है तो इन्हीं स्कीम में बढ़ाइए, बाकी स्कीम में से एग्जिट करके री इन्वेस्ट तुरंत का तुरंत इन 3 स्कीम से वापस कर दीजिए, ताकि आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट पे कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, ऑल राइट। सो गांगुली जी, आपको ना इतने 6 स्कीम्स की जगह से 50% से हाफ कर देना है। 3 स्कीम जो आइडेंटिफाई की है हर्ष ने, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ये 3 आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। इन 3 में आपका पूरा मामला जो है सेट है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप स्टेप अप नहीं भी करेंगे तो 25 साल में 2 करोड़ की राशि इकट्ठा कर रहे होंगे, लेकिन आप स्टेप अप करने वाले हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जब इतने लंबे समय के लिए करेंगे ना, तो मार्केट के अच्छे फेजेस से भी गुजरेंगे और बुरे से भी, और वो एवरेज होकर आपको 5 करोड़ तक पहुंचा देगा। बेस्ट ऑफ लक अपने निवेश के लिए। हरगुन जी से अब हम बात करने वाले हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरगुन जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 पर। थैंक यू सो मच। नमस्ते। कहाँ से बोल रही हैं आप हरगुन? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ओके, तो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी। आपने अपना टारगेट जो है वो रखा है आज से, मतलब 2045 तक आपको 6 करोड़ इकट्ठा करना है। हाँ, एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मैं जैसे आज की तारीख में 1 लाख रुपया मैं खर्च कर रही हूँ, तो करीबन जब मैं रिटायरमेंट के टाइम पे आई वांट द सेम अमाउंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, कि मेरे पास उस टाइम पे हो, और तो फॉर दैट आई एम डूइंग द सिप। ओके, सो आप करते क्या हैं हरगुन? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, और ये पूरा निवेश जो है आप अपने रिटायरमेंट को फोकस करके आपने इसे चुना है? हाँ जी। ओके, और आप चाहती हैं कि अभी जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वही मेंटेन हो आपके रिटायरमेंट के बाद, तो ये ऐसा कॉर्पस आपके लिए ये बना दे। अब आपके पोर्टफोलियो को मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? आपके पोर्टफोलियो में है ईडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड 2000 की सिप, जीरोदा निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 जिसमें 5000 की सिप कर रही हैं, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड 4000 की सिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 6000 की सिप, मोतीलाल मिड कैप फंड 6000 की सिप, ईडलवाइज मल्टी कैप फंड 5000 की सिप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड 8000 की सिप, एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स फंड 5000 की सिप, ईडलवाइज यूएस टेक 2000 की सिप, टाटा स्मॉल कैप 2000 की सिप, एक्सिस स्मॉल कैप 2000 की सिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 13000 की सिप। इन ऑल आप 60,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रही हैं हरगुन। बहुत अच्छा अमाउंट है। दैट्स कमेंडेबल। आई मीन इट इज अ वेरी गुड अमाउंट। 60,000। और कब से कर रही हैं आप हरगुन ये निवेश? कितना पुराना है आपका ये इन्वेस्टमेंट? मेरा ज्यादा नहीं है, अराउंड अबाउट 1 ईयर हुआ है, बट उसमें मैंने अराउंड अबाउट अभी 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया है इन म्यूचुअल फंड। और अभी हर महीने अभी 60 तो करती हूँ, उसके ऊपर इफ आई कुड सेव एनीथिंग आई डू दैट, सो इट डिपेंड्स, पर 60 मिनिमम आई डू। ओके, सो लगभग आप अभी से 20 इयर्स तक आप ये इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, राइट? यस, 20 तक। एंड मैं जो इंक्रीज कर पाऊंगी वो मैं आफ्टर 2028 ही कर पाऊंगी, इफ आई कुड एबल टू डू। बट अभी तक इतना ही है। बट 60,000 बहुत अच्छा अमाउंट है हरगुन। वेरी नाइस। चलिए अब हर्ष जी को लेकर आते हैं पिक्चर में, क्योंकि मुझे तो लग रहा है अमाउंट बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है।
टाइम होराइजन बहुत है। अब जरा स्ट्रिक्ट मास्टर को लेकर आते हैं यहाँ पर। हरगुन जी के पोर्टफोलियो पर आपका कमेंट मुझे पता है, एक तो इनके पास है 12 स्कीम्स। हर्ष, हाउ वुड यू वांट टू रिएक्ट टू दैट? वेल प्रियंका, एक्चुअली हरगुन जी ने जिस हिसाब से अपना पूरा क्वेरी दिया है और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी प्लानिंग की है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड क्वाइट ऑनेस्टली। इसमें मैं अच्छी पहलू क्या है वो बता दूं। इन्होंने एक शब्द यूज किया कि आज की तारीख में मेरा खर्चा 1 लाख रुपया है, मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2045 में, तो 20 साल बाद मुझे उतना ही खर्चा चाहिए। ये एक सोच दर्शाता है कि आप कितने कॉन्शियस हैं और कितनी अच्छी तरह प्लानिंग कर रहे हैं। सो बाकी दर्शकों को भी बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में मेरा 50,000 का खर्चा है और मुझे रिटायरमेंट को ही 50,000 रुपए चाहिए, तो आप 50,000 को पहले इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखिए कि 50,000 की चीजें आज की तारीख में खरीदना और 50,000 की चीजें आपको अगर 2045 में खरीदना है, तो उसके लिए शायद आपको 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने का चाहिएगा, तब जाके आप 50,000 रुपए जितनी चीजें खरीद पाएंगे इन टुडेज टर्म्स। तो हरगुन जी, आपने ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया है। दूसरा, पता नहीं मुझे किस मैजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 6 करोड़ का अमाउंट लाए हैं, क्योंकि मैं एक बेसिक कैलकुलेशन कर रहा था ये देखते हुए कि अगर आप 60,000 रुपीज हर महीने की इन्वेस्ट कर रही हैं और आप 20 साल का टारगेट लेती हैं, अगर 12% से मैं अनुमान लगाता हूं तो ये फिगर जो है वो लगभग 6 करोड़ आ रहा है। तो आपने या तो कैलकुलेशन करके ये अमाउंट 60,000 का इन्वेस्ट किया है, या तो लक इज इन योर फेवर। बोलते हैं जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। तो आपका ये मैजिकल फिगर 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 6 करोड़ पे आ रहा है। एक, अगर आपने प्रियंका ध्यान देगा, उन्होंने कहा कि मैं अमाउंट बढ़ाना भी चाहती हूँ, लेकिन वो मेरा 2028 से होने वाला है। सो वेरी कॉन्शियसली, वेरी मेटिकुलसली उन्होंने अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की है, एंड वेरी वेरी हैप्पी टू सी सच अ क्वेरी। अब ऑफ कोर्स आते हैं नंबर ऑफ स्कीम्स पे, वहां पे थोड़ा सा करेक्शन ऑब्वियसली करेंगे कि आपको 12 स्कीम्स की हरगुन जरूरत नहीं है। आपकी जो इंडिपेंडेंटली आपने स्कीम्स ली है ना, वो स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन समझिए ये चीज को कि आपको 12 स्कीम्स की जरूरत है क्या। अगर आप 6 स्कीम रखती हैं जिसमें आप 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करें और आपका वही आउटकम निकलने वाला है, तो क्यों हम 12 स्कीम लें। कल जाके आपको कोई ना कोई काम निकलेगा, कोई फंड हाउस से डील करने के लिए, कैपिटल गेन्स का स्टेटमेंट है, आपके बैंक कभी आपने चेंज की, तो सभी फंड हाउस में आपको जाके अपने बैंक मैंडेट्स अपडेट करने होंगे। कभी कुछ भी क्वेरी आपको इनकम टैक्स की आती है या कुछ भी आपको करना है, तो आपको 12 फंड हाउसेस से कोऑर्डिनेट करके वो डिटेल निकालनी है। तो इतने सारा काम करने के बाद क्या आपको एडिशनल बेनिफिट कुछ मिल रहा है? अगर नहीं है, तो फिर जो जहां 6 से काम होता है हम 12 क्यों रखें। आपके पोर्टफोलियो में से ही मैं 6 स्कीम निकाल के दे रहा हूं, और इन्हीं 6 स्कीम में आप 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करें तो आपका 60,000 इन्वेस्ट हो जाएगा। SBI लार्ज एंड मिड कैप रखें आप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड रखें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रखें, इडिलबिस मल्टी कैप फंड रखें, टाटा स्मॉल कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो 6 स्कीम आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम से ही मैंने निकाली है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अमाउंट बदलना है, आपका नया फोलियो क्रिएट नहीं करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अमाउंट बदल के आप इन 6 स्कीम्स में 10-10 हजार रुपए कर दीजिए। बाकी की 6 स्कीम से मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप निकल जाएं। आप अभी अगर रिडीम करेंगे, हो सकता है आप कहेंगे कि मैंने 1 साल से शुरू किया तो मुझे नेगेटिव रिटर्न भी मेरे पोर्टफोलियो में दिख रहा है, तो लॉस क्यों बुक करूं। सो वेल, अगर आप आज मार्केट से निकलती हैं और साइमल्टेनियसली आप बाकी की जो 6 स्कीम कंटिन्यू करी उन्हीं में फिर से इन्वेस्ट कर देती हैं, तो आप सेम मार्केट लेवल पे आपने एग्जिट और एंटर किया है, तो आपका जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है उस पर असर नहीं आएगा आपको। तो कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से कर लीजिए। बाकी सब आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और इनफैक्ट आपने कहा कि आप जॉब कर रही हैं, तो प्लीज अपने कलीग से साथ भी बैठिए और आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी सोच है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रैटेजी, आप उनके साथ भी डिस्कस करिए, तो शायद आप उनका भी भला करेंगे। क्या बात है हरगुन, आज के शो के आप स्टार हैं भाई। और जो हर्ष ने कही ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आई थिंक आपको ज़रूर, आप इंस्पायरिंग फिगर हैं, आपको अपने कॉलीग से बात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जितने भी फीमेल कॉलीग हैं उनसे बात ज़रूर कीजिएगा। यू आर एन इंस्पायरिंग फिगर। बहुत अच्छा आपने निवेश किया। ठीक है, आपने ज़्यादा स्कीम्स ली है, पर उसमें देखिए हर्ष जी ने आपको बता दिया है, 6 मेंटेन कीजिए, 6 से निकल जाइए। पर आपकी जो सोच है, आप जिस दिशा में सो आई ऑल्सो थिंक हर्ष की क्या बात अलग कर रही है हरगुन जी को, कि उन्होंने पहले से सोचा, एक प्लान बनाया, उनको पता उन्हें कहाँ तक पहुंचना है। शी नोज हर गोल और उस तरफ वो बढ़ रही है, विच इज सो गुड। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। सो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम सिर्फ, और आप इस शो के द्वारा थ्रू कर क्या रही हैं, आप भी यही कोशिश कर रही हैं कि हम लोगों को समझाएं कि अप्रोच क्या है। तो अगर हम 5% ऑडियंस को भी
मोटिवेट कर सके सही तरीके से सोचने का, सो आई थिंक हमारा पर्पस पूरा हो जाता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए 6 करोड़ का टारगेट है, आप 6 करोड़ अचीव करना, आप आज से शुरू करती हैं तो हो सकता है। यही चीज अगर 5 साल बाद शुरू करती हैं तो नहीं हो पाता। तो जितना जल्दी आप सोचें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें, तो आप अपने बड़े बड़े लक्ष्य भी है पूरे कर सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम की जो बात करते हैं, वो फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन से ही होना है। तो सही तरीके से सोचना। तो मैं कॉम्प्लीमेंट आपके चैनल को भी दूंगा कि बहुत मेहनत थैंक यू करती हैं आप। हर्ष। कि जी, आपने हमेशा मुहिम को ये आगे वो तक रहता बढ़ाई है आदान प्रदान, कॉम्प्लीमेंट आपके जैसे गेस्ट जो हमारे शो में आते हैं और हमारे शो की इज्जत बढ़ाते हैं, हमारे सारे व्यूअर्स को इतने ध्यान से सुनते हैं, उनके लिए लिख करके लाते हैं कि उनको ये करना है। सो थैंक यू सो मच। अब हम अनिकेत से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिकेत भगत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत जी, स्वागत है मनी 9 पर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैडम, हम जम्मू से बोल रहे हैं। जम्मू से बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है अनिकेत जी। क्या करते हैं आप? मतलब पुलिस में है मैं। पुलिस में? ओह वाओ। सो बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। चलिए, जम्मू पुलिस से अनिकेत भगत जी हमारे शो में जुड़े हुए हैं। अनिकेत जी, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी, उसे एक बार रीड आउट करती हूँ, फिर आप थोड़ा सा पूछेगा आप जो जानना चाहेंगे। SBI स्मॉल कैप में आप 1750 रुपए की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1200 की सिप कर रहे हैं। कोटक के मल्टी कैप फंड में 1200 की सिप है और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 1750 रुपए की सिप। ICICI प्रूडेंशियल के ब्लू चिप में 1500 की सिप। मैंने ठीक पढ़ा? और क्या पूछना चाहेंगे आप अनिकेत जी हर्ष रुंगटा जी से? मैडम मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो ठीक है, डाइवर्सिफाई है, जहाँ इसमें जो ICICI ब्लू चिप है और पराग पारिक इसमें मैडम ओवरलैप तो नहीं है? ठीक है, ओके। सो ओवरलैप बेसिकली आप चेक करना चाहते हैं ICICI प्रू और पराग की ब्लू चिप और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप पे। वैसे थोड़ा सा ये बताइए। नहीं तो हाँ तो ये था कि अगर ICICI ब्लू चिप को, नहीं तो उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अगर ओवरलैप होगा तो उसी में कर देंगे सर। ठीक है, तो अभी आप 7400 रुपए कर रहे हैं, ओवरलैप चेक करके अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहते हैं। कितने साल ऐसे आप निवेश करने का इरादा रखते हैं? क्या गोल है आपका? मैं 18 से 20 साल। ओके, रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं? हाँ मैंने, और उसके बाद 5 साल इसमें ऐसे ही रखेंगे, 25 साल के बाद मैं इसको जो करेंगे रिडीम करेंगे। ओके, सो अनिकेत जी का पोर्टफोलियो हर्ष आपके पास है। एक ओवरलैप ये चेक करना चाह रहे थे ICICI प्रू के ब्लू चिप और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में। लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका। तो बेसिकली ये ओवरलैप अगर ज्यादा है तो इसमें से एक को अगर रखना हो तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? तो देखिए ICICI प्रू ब्लू चिप फंड भी बहुत अच्छा फंड है। अपने लार्ज कैप कैटेगरी का ये बेहतरीन फंड में आता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और क्या ICICI प्रू ब्लू चिप के बीच में एक रखें, तो यस, कंसिडरिंग कि इनके पास एक मल्टी कैप है, मिड कैप और स्मॉल कैप है, मुझे लगता है ये कंसोलिडेट कर सकते हैं प्योरली फ्रॉम द सेक ऑफ कंसोलिडेशन, एक स्कीम को कम करने के लिए। सो अनिकेत जी, यस, आप ICICI प्रू ब्लू चिप का जो SIP वो बंद करके पराग पारिक में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पराग पारिक है एक फ्लेक्सी कैप स्कीम, लेकिन उसमें जो अधिकतम एलोकेशन है वो लार्ज कैप ही है। तो यस, आपको ओवरलैप दिखेगा दोनों की स्कीम्स में। हालांकि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड अपनी कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है, लेकिन कंसोलिडेशन हमें कहीं ना कहीं जाके करना होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक मिड और एक स्मॉल कैप, ये 4 स्कीम आप अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू करिए आगे जाते हुए भी। तो उसकी वजह से आपको एक प्योर लार्ज कैप फंड बंद करना होगा। तो 4 स्कीम रखिए फिलहाल, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आगे जब आप SIP बढ़ाएंगे अपनी, तो इन्हीं 4 स्कीम से बढ़ाइएगा, इससे ज्यादा और कोई प्लीज ऐड करिएगा मत। फिलहाल 7400 है, आगे जाके अगर ये 15, 20, 50 हजार भी होता है, ये 4 स्कीम ही रखिएगा, ये काफी है आपके पोर्टफोलियो के लिए। ओके, चलिए अब हमें ओम प्रकाश जी का एक लाइव क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। सो ओम प्रकाश जी ने सबसे पहले हमें बताया था कि भैया 20 साल में इनको 3 करोड़ के टारगेट तक पहुंचना है। सो हर्ष, ध्यान से सुनिएगा, 20 साल का वक्त देंगे अपने निवेश को, 3 करोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। अभी ये निवेश कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में, 8000 की सिप है। HDFC के स्मॉल कैप में 6000 रुपए की सिप है और 3000 की सिप मोतीलाल के मिड कैप में है और 3000 की सिप UTI 150 इंडेक्स फंड में है। इन ऑल 20,000 रुपए जो है ये लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये 20 साल तक करेंगे, 3 करोड़ पर पहुंच जाएंगे। 20,000 रुपए की सिप है ओम प्रकाश जी की।
तो अगर मैं पहले कैलकुलेट करके आपको बता दूं कि अगर ये अमाउंट जो 20,000 की एसआईपी, क्या ये 3 करोड़ बनेगी 12% पे? तो जी नहीं ओम प्रकाश जी, ये करीबन 2 करोड़ रुपया बनता है अगर आप 20,000 रुपये महीने का कर रहे हैं फॉर 20 ईयर्स। तो यस, ये करीबन 2 करोड़ रुपया बनता है एट 12%। हालांकि जहां तक आपके इन्वेस्टमेंट का सवाल है, एक लार्ज कैप है, एक स्मॉल कैप और 2 मिड कैप है आपके पास। मुझे लगता है स्कीम का एलोकेशन वगैरह ठीक है। आपका जो एलोकेशन बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप है वो मेन है, और आपने करीबन 6,000 रुपए जो स्मॉल कैप में कर रखा है। तो वेल, इस हिसाब से मुझे लगता है कि चारों स्कीम आपके पोर्टफोलियो की ठीक है, नंबर ऑफ स्कीम्स भी लिमिटेड है, एलोकेशन भी ठीक है। तो आप बेशक अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंटिन्यू करें। सिर्फ एक बात है, जो आप 3 करोड़ चाह रहे हैं वहां पे उसके बजाय मुझे लगता है आपके पास करीबन 2 करोड़ रुपए इकट्ठा होना चाहिए। तो आगे जाते हुए आपको अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी होगी। ठीक है, चलिए कोमल पाटिल के पोर्टफोलियो को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कोमल पाटिल ने व्हाट्सएप किया था हमें अपना सवाल। टाटा का स्मॉल कैप 1,000 की सिप, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 1,000 की सिप, कोटक का मल्टी कैप 1,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 1,000 की सिप, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 1,000 की सिप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड जहां 10,000 की सिप कर रहे हैं। तो सब में एक हजार, लेकिन मल्टी एसेट फंड को इन्होंने इसमें 10,000 रुपये डाल रहे हैं और इसके साथ 15,000 रुपए की सिप कोमल कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको कोमल का पोर्टफोलियो? तो वेल प्रियंका, अगर कोमल का पोर्टफोलियो देखें तो सिर्फ थोड़ा सा इन्हें कंसोलिडेशन का ही सजेशन दूंगा, बाकी कोई क्वेरी है ही नहीं हमारे पास। वो कह रही है कि क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनका एसआईपी जो है वो सिर्फ 4 स्कीम कंटिन्यू करें, 2 बंद कर दें तो काफी होगा। सो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड में जो 10,000 है वो कंटिन्यू करें, बाकी का जो 5,000 है वो 3 स्कीम में ही रखें इसके अलावा। सो वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड कोटक मल्टी कैप। तो बस मेरे ख्याल से टोटल में 4 स्कीम होगी उनकी, इंक्लूडिंग द मल्टी एसेट फंड, और उतना में इनका ये जो 15,000 का एसआईपी का जो कोटा है वो पूरा हो सकता है। इन्हें टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हटा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम निशा जी से बात कर लेते हैं। और निशा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। निशा जी नमस्ते, कहाँ से जुड़ी हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ओके, क्या करती हैं मैम आप? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। दिल्ली पुलिस में? अरे आज हाँ देखिए जी। सेकंड कॉल है जो दिल्ली मतलब पुलिस से जुड़ा हुआ है। इससे पहले जम्मू पुलिस से अनिकेत जी जुड़े थे, अब दिल्ली पुलिस से निशा जी जुड़ी हैं। वेलकम मैम, वेलकम। आपका मैं देख रही थी आपका पोर्टफोलियो, ये आप और आपके हस्बैंड आपने कहा दोनों का, तो आप दोनों ही इसमें निवेश करते हैं या उनका पोर्टफोलियो अलग भी है कुछ? नहीं, हम दोनों का ही है, हाफ हाफ ही। 20,000 की मैं सिप करती हूँ और 20,000 की मेरे हस्बैंड करते हैं। ओके, वेरी नाइस। और कुल मिला के आप दोनों मिलकर 40,000 रुपए की सिप कर रहे हैं? हाँ जी, और हम इसको हर साल 30% से स्टेप अप भी करेंगे। वाओ, सुपर, बहुत अच्छी बात है निशा जी। आपके हस्बैंड भी पुलिस में हैं क्या? हाँ जी। ओके, तब तो ठीक है। मुझे लगा अगर वाइफ पुलिस में है और हस्बैंड कोई और नौकरी करते होंगे तब तो वाइफ का ही सब डंडा घर पे भी चलता होगा। नहीं, वो तो वैसे भी चलता है। वैसे ये सच कही। देखिए हर्ष भी, वो उनकी भी वो हंसी निकली है, हाँ हाँ, क्योंकि उनके भी घर में यही चल रहा है। चाहे पुलिस में हम हो या ना हो, हमारा ही राज घर पर चलता है। बट आपके पोर्टफोलियो पर आते हैं। सबसे अच्छी बात, 40,000 की सिप आप दोनों मिलकर कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा 20,000 हस्बैंड, 20,000 आप। क्या बात है। तो पराग पारी का फ्लेक्सी कैप है आपके पास 5,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू का टेक्नोलॉजी फंड आप होल्ड कर रही हैं, बंधन के स्मॉल कैप में 5,000, एचडीएफसी के लार्ज एंड मिड कैप में आपने लमसम निवेश किया है 56,000 रुपए का। इसी तरह कोटक के फ्लेक्सी कैप में भी लमसम 15,000, प्रोविडेंट फंड 41,000 पर मंथ जो है, यानी ये प्रोविडेंट फंड जो आपकी सैलरी से कट रहा है, राइट? या पीपीएफ का निवेश है ये? हाँ जी, हाँ जी, प्रोविडेंट फंड जो सैलरी से कट रहा है। ओके। फिर मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप है 5,000 का निवेश, निपॉन का मल्टी कैप 5,000 रुपए की सिप, बैलेंस एडवांटेज फंड 5,000 की सिप, ईडलवाइज मिड कैप फंड 5,000 की सिप। 8 साल के लिए ही आप निवेश करना चाहती हैं? 8 साल का नजरिया आपका? हाँ, रिटायरमेंट है 8 साल के बाद, तो ये मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ। ओके, सो 8 साल के बाद रिटायरमेंट है, जिसमें आप जो है 2 करोड़ का टारगेट जो है उस तक आपको पहुंचना है। तो कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी? हर्ष जी से पूछना चाहेंगी मैम? क्योंकि मेरा जो रिटायरमेंट का कॉर्पस ऑफिस की तरफ से हमें मिलेगा वो ऑलरेडी 1 करोड़ प्लस मिलेगा, जिसमें ये हमारा प्रोविडेंट फंड का जा रहा है।
लेकिन उसके अलावा ये सिप से क्या हम 1 करोड़ प्लस या 2 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं? ओके, ओवर टू यू हर्ष। निशा जी को मदद कीजिए। मतलब एक तो इनको जो है रिटायरमेंट में जो फुल एंड फाइनल जो इनके संस्थान से मिलेगा वो हिस्सा है, प्लस वो पूछ रहे क्या ये जो निवेश का पोर्टफोलियो है इससे 1 करोड़ ये जुटा पाएंगे 8 साल में? सो देखिए निशा जी, आपका जो रिटायरमेंट का कंसर्न है, मुझे लगता है आप फिक्स पेंशन वाली कैटेगरी में है, आप एनपीएस में नहीं है। तो आपका जो पेंशन आएगा दैट विल बी 50% ऑफ ए लास्ट ऑन सैलरी, मोटा मोटी उतना होगा। एक कॉर्पस आपको लमसम के रूप में मिलेगा प्लस जो आप इकट्ठा कर रही हैं। सो जहां तक मैं आपका स्टेप अप को अगर कंसिडर नहीं करूं, आपने कहा कि फिलहाल आप हस्बैंड वाइफ मिलकर 40,000 पर मंथ कर रहे हैं और 30% से आप उसे स्टेप अप करेंगी। मैं अगर इस स्टेप अप को हटा भी दूं और सिर्फ 40,000 को मैं कैलकुलेट करूं कि भाई 8 साल बाद कितना होगा, ये करीबन 64 लाख रुपीस होता है। तो 2 करोड़ रुपए के लिए मोस्ट सर्टेनली आपको पता है कि आपको 3 गुना अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब ये जाके 2 करोड़ का कॉर्पस म्यूचुअल फंड से बनेगा। लेकिन 64 लाख प्लस जो भी स्टेप अप का कंट्रीब्यूशन होगा, आपके पास प्रोविडेंट फंड आएगा प्लस पेंशन। सो आई थिंक उस लिहाज तक आपका जो पेंशन का फंडिंग है, जो आपका रिटायरमेंट के बाद की फंडिंग है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जरूर होगा। वेदर सफिशिएंट होगा कि नहीं वो ऑफ कोर्स आप कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो शायद आपको एसआईपी आगे जाते हुए और बढ़ानी होगी। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, आपके पास टेक्नोलॉजी फंड, स्मॉल कैप फंड, आई थिंक आई एम नॉट टू श्योर कि आप टेक्नोलॉजी फंड, सेक्टर फंड जो है वो कॉन्शियसली डिसाइड करके इन्वेस्ट कर रही हैं कि रिटर्न्स देखते हुए। लेकिन आपका अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं आगे जाते हुए भी, आप 4 स्कीम भी रखेंगे ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, विच मीन्स 2 स्कीम आपके नाम पे, 2 आपके हस्बैंड के नाम पे, आई थिंक सफिशिएंट है, आपका काम पूरा हो रहा है। तो हम जबरदस्ती क्यों 8 से 10 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं? तो 4 स्कीम जो आप कंटिन्यू करें अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक है इडलविज मिड कैप फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, निप्पॉन मल्टी कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। बस ये 4 स्कीम आप कंटिन्यू करें अपने, और 10-10 हजार इन 4 स्कीम में आप लोग जमा कर दीजिए, तो 40,000 रुपए आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, आपने 8 साल का टाइम होराइजन बताया है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके रिटायरमेंट के साथ आपने मैच किया है। तो इक्विटी फंड में जब हम निवेश करते हैं, हम अमूमन ये कहते हैं कि जब आपको जरूरत है, मतलब 8 साल बाद जरूरत है, तो 1 या 2 साल पहले से आप इक्विटी से निकलने लग जाएं और धीरे धीरे डेट की तरफ कन्वर्ट कर लें। लेकिन आपके केस में मैं कहूंगा कि क्योंकि आपको एक फिक्स पेंशन भी आने वाली है, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आने वाले हैं, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है पैसे की वो मंथली होने वाली है, तो ये आप उस समय ध्यान जरूर दीजिएगा कि क्या आपको इक्विटी फंड में, मान लीजिए 8 साल तक आपने जमा किया, कॉर्पस जो इकट्ठा हुआ उसको वहीं रहने दीजिए, जरूरी नहीं आपको डेट में शिफ्ट करना है, और वहीं से इक्विटी फंड से ही आप एसडब्ल्यूपी करके जो आपका शॉर्टफॉल है महीने का, उतना रकम निकालें। सो लेट, क्योंकि आप एसआईपी के जरिए कॉर्पस इकट्ठा कर रही हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको फिक्स पेंशन है, कॉर्पस आपको लमसम के रूप में मिलने वाला है, तो इक्विटी एलोकेशन आप उस समय भी रख सकती है। लेकिन ये डिसीजन आप उस समय लीजिएगा, आपके कॉर्पस को ध्यान में रखते हुए, आपके रिस्क एपेटाइट को और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। ओके, सो ये अभी ऑलमोस्ट जो है 10 स्कीम्स हैं, जिसमें से 2 में लमसम भी है, तो वो लमसम तो एज इट इज रखें, राइट? देखिए लमसम तो अभी जो रखा हुआ है एक बार फिलहाल रख सकते हैं, लेकिन रकम बहुत ज्यादा है नहीं। अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में लमसम 56,000 रुपीज का है। तो अगर आप उसे भी निकाल के सिर्फ 4 स्कीम आगे रखती हैं, तो काम पूरा हो रहा है। आपके पास मैंने एक बैलेंस एडवांटेज फंड, आपको एक फ्लेक्सी कैप है और एक मल्टी कैप है, तो आपके पास मिड कैप वगैरह तो ऐसे भी आ गया है। ठीक है, तो उस पैसे को भी वो वहीं पर डाल दें, वो ज्यादा सही रहेगा, राइट? करेक्ट, दैट्स इट। सो 2 ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2 ही है लमसम के निवेश, एक एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 56,000 और कोटक का फ्लेक्सी कैप जिसमें 15,000 है। तो इन सब को निशा जी आपको ना बेसिकली कंसोलिडेट करना है। हम ये भाषा, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी सबको जो है, जो बिखरा हुआ है, सबको एकदम कम करके 4 स्कीम्स जो कि होंगी, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, एक ईडलवाइज का मिड कैप फंड, एक एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड और एक निप्पॉन का मल्टी कैप, बस, और कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरी नाइस। तो एक छोटा सा पोर्टफोलियो 40,000 के लिए भी काफी है। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर योर टाइम टुडे। आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, मनी 9 के दर्शकों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। माय प्लेजर प्रियंका, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू।
ओके, सो आज के शो को यहीं रैप अप करते हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े थे हमारे साथ इस लाइव सेशन में। सोमवार को फिर आएंगे हम एक और मेहमान के साथ और आपके पोर्टफोलियोज को रिव्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मेरी सिप मेरा सवाल।